हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए मोस्ट टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ इंक्लूडिंग ओल्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यह वीडियो पार्ट 6 है। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक के वीडियोस आपको प्लेलिस्ट पर मिलेंगे। यहाँ पर हमने उन्हीं क्वेश्चंस को ऐड किया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स थर्ड, छोटी आंत में होता है। यदि हम छोटी आंत की बात करें तो छोटी आंत भी 3 भागों में बटा होता है। पहला है डोडनम, जेजनम और इलियम। इस प्रकार से छोटी आंत में भोजन का डाइजेशन होता है। भोजन का पाचन मनुष्य में मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि मुख में 2 प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं और ये जो डाइजेशन है वो छोटी आंत तक चलता रहता है। और इसके अलावा पचे हुए पदार्थों का अवशोषण मुख्यतः छोटी आंत में होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें छोटी आंत से जो भी वेस्ट होता है फूड का, वो हमारे बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन पर जाता है। नेक्स्ट है, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो लार यानी कि जो भी हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले भोजन हमारे मुख पे लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं, वहां से 2 प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं। तो ये किस प्रकार के भोजन का पचाने में सहयोग करती हैं? स्टार्च यानी कि मंड। लार में एंजाइम एमाइलेज होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। और लार में एक और एंजाइम पाया जाता है लाइसोजाइम। ये क्या करता है? भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायता करता है। नेक्स्ट है, एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं फ्रेंड्स प्रोटीन। यदि हम एंजाइम की बात करें तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन है जिनका निर्माण मूलतः नाइट्रोजनी पदार्थों या अमीनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा होता है। नेक्स्ट है, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? तो फंक ने जो आविष्कार किया था वो विटामिन का किया था। यदि हम बात करें तो आविष्कार तो फंक ने किया था, लेकिन विटामिन नाम का शब्द फंक ने ही दिया था। नेक्स्ट है, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक निम्न में से किसमें होती है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है वसा में। वसा में कैलोरी की मात्रा बहुत अधिक होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्यों होती है। भोजन के वर्ग में यानी भोजन के जितना भी भोजन आप ग्रहण लेते हो उसमें प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, क्योंकि इनमें ऑक्सीजन कम होने के कारण इनका ऑक्सीकरण ज़्यादा होता है। वसा के स्रोत जंतु और वनस्पति दोनों है, यानी कि जो वसा होती उनमें हम वनस्पति और जंतु दोनों से इसके सोर्स प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, विटामिन्स क्या होते हैं? तो विटामिन्स एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक है। लगभग अब तक 20 प्रकार के विटामिन्स ज्ञात हो चुके हैं और ये 2 भागों में बटे होते हैं। एक तो होते हैं जल में घुलनशील और दूसरा होता है वसा में घुलनशील, यानी कि कुछ विटामिन्स जल में घुल जाते हैं और कुछ विटामिन्स वसा में घुलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी किसमें पाया जाता है? तो जो सर्वाधिक विटामिन सी निम्न में से, यानी कि 4 ऑप्शन है यहाँ पर, उनमें पूछा गया है कि निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी किसमें पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स मिर्च में। नेक्स्ट है, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व होता है। यह निम्न में से किसके बड़े स्रोत होते हैं? यानी कि जो सेब होता है वो हृदय रोगियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो होते हैं स्रोत केवल पोटेशियम के होते हैं। सेब में पर्याप्त खनिज तत्व पाए जाते हैं जिनमें पोटेशियम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करना और उच्च चाप को समान बनाए रखने में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी व विटामिन डी। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा विटामिन सी, जो शरीर में भंडारित नहीं होता। तो यहाँ पर देखते हैं जो विटामिन सी होता है वो जल में विलय होता है और यह शीघ्र ही यूरिन के साथ उत्सर्जित हो जाता है तथा हमारे शरीर में ये संचित नहीं रह सकता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनने से एक बीमारी हो जाती है? तो 4 ऑप्शन है। सही आंसर है फ्रेंड्स विटामिन के। विटामिन के को हम रुधिर स्राव रोधी पदार्थ भी कहते हैं।
इसकी कमी वाले व्यक्ति का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने का डर बना रहता है। क्योंकि विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। जब भी कोई घाव हो जाता है विटामिन के की कमी वाले व्यक्ति को, तो वहाँ ब्लड लगातार बहता रहता है और इससे एक बीमारी भी होती है जिसे हीमोफीलिया कहते हैं और यह एक प्रकार की आनुवांशिक बीमारी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर पे नहीं होता है? तो जिसका निर्माण हमारे शरीर पे नहीं होता वो है विटामिन ए, यानी कि प्रोटीन, एंजाइम्स और हार्मोन्स का निर्माण हमारे शरीर पे होता है। यदि हम बात करें विटामिन की, तो विटामिन मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किए जा सकते, लेकिन कुछ अपवाद भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जैसे कि विटामिन के, विटामिन B12 और विटामिन डी। यानी कि जो विटामिन के और विटामिन B12 और विटामिन डी होता है वो हमारे शरीर पर पाए जाते हैं। जैसे विटामिन के हमारा पाया जाता है, विटामिन B12 हमारे हीमोग्लोबिन पे कोबाल्ट के रूप में पाया जाता है। इस प्रकार से ये कुछ अपवाद हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो 4 ऑप्शन है जिनमें कोबाल्ट पाया जाता है, वो है विटामिन B12। यदि हम B12 की बात करें तो वृद्धि के लिए आवश्यक है तथा इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र की कार्य की भी गड़बड़ होती है। विटामिन B12 के महत्वपूर्ण जो स्रोत है मछली, मांस, यकृत, यानी कि यकृत भी है सोर्स, दूध, पनीर इत्यादि। और यदि हम बात करें आंत यानी के जीवाणुओं भी इसका संश्लेषण करते हैं। यानी कि आप यहाँ पे याद रखिएगा विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। कोबाल्ट के लिए क्या क्या आवश्यक है सोर्सेस, उसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो जो लौह है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसका सही आंसर है करौंदा। करौंदा एक आवृतबीजी पौधा है जिसके फल में विटामिन सी तथा लौह प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और यदि हम बात करें विटामिन सी की, तो घाव भरने में सबसे उपयोगी होता है तथा लौह पदार्थ जो है हमारे रक्त के हीमोग्लोबिन पे पाया जाता है। नेक्स्ट है, दूध का दही में परिवर्तन किसके कारण होता है? तो दूध का दही में बदलना बैक्टीरिया के द्वारा होता है। दही का निर्माण लैक्टिक अम्ल के बैक्टीरिया तथा केसीन बीज रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है। नेक्स्ट है, शरीर में ऊतकों का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो शरीर में टिश्यूज का जो निर्माण होता है हमेशा प्रोटीन से होता है। प्रोटीन वृद्धि एवं मरम्मत के लिए आवश्यक होती है। और यदि हम बात करें प्रोटीन्स अमीनो अम्ल के यौगिक होते हैं, अर्थात अमीनो अम्ल इनकी संयोजक इकाइयां एकलक होते हैं। यानी कि आपको यहाँ पे याद रखना है कि शरीर में ऊतकों यानी टिश्यूज का जो निर्माण है वो प्रोटीन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किस कमी के कारण होती है? तो मानव शरीर की धीमी वृद्धि होती है प्रोटीन के कारण। प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक कार्बनिक पदार्थ है जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से होता है। प्रोटीन इन तत्वों के अतिरिक्त आंशिक रूप से गंधक, जस्ता, तांबा तथा फास्फोरस में भी उपस्थित होता है। और प्रोटीन जो है वो हमारे टिश्यूज के निर्माण के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अम्लीय ऑक्साइड बनाता है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स हीलियम। यदि हम हीलियम की बात करें तो हीलियम एक रासायनिक तत्व है जो प्राय गैसीय अवस्था पे वातावरण पे रहता है। यह एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन व विषहीन गैस भी है। इसका परमाणु क्रमांक फ्रेंड्स 2 होता है और सभी तत्वों में क्वथनांक व गलनांक हीलियम का सबसे कम होता है। नेक्स्ट है, मेंडलीव के समय कितने तत्व ज्ञात थे? तो 4 ऑप्शन है, इसका जो सही आंसर है तो 63 इसका सही आंसर है। यदि हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो सबसे पहले रूसी एक साइंटिस्ट थे मेंडलीव, जिन्होंने 1869 में आवर्त नियम प्रस्तुत किया था और इन्होंने तत्वों को एक सारणी के रूप में प्रस्तुत किया था और उस समय 63 तत्व थे। इनके अनुसार यानी कि मेंडलीव के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। नेक्स्ट है,
ऊष्मा विकिरणों की गति होती है। तो इसका सही आंसर है ऊष्मा विकिरणों की गति प्रकाश के बराबर होती है। यदि हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो किसी पदार्थ के अंदर स्थित आवेशित कणों के ऊष्मीय परिणाम स्वरूप जो भी विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं उन्हें हम ऊष्मीय विकिरण कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ जो परम शून्य ताप पर अधिक ताप पर है वह ऊष्मा का विकिरण करता है। नेक्स्ट है, जब कोई तरंग किसी दर्पण में से परिवर्तित होती है तो उसमें क्या परिवर्तन आता है? तो उसमें फ्रेंड्स आयाम में परिवर्तन आता है। तरंग के आयाम में परिवर्तन तो होता है पर उसकी आवृत्ति में, तरंग दैर्घ्य में व वेग में कोई बदलाव नहीं होता, केवल आयाम में परिवर्तन होता है। और यहाँ पर हम देखेंगे जब किरण किसी चिकने व चमकदार पृष्ठ पर पड़ती है तो किरण का अधिकांश भाग वापस लौट आता है, उसे ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट है, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। तो जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का जो गुणनफल होता है टार्क यानी कि बल आघूर्ण। यहाँ पर आप देख सकते हैं टार्क लिखा है ऑप्शन पे, टार्क या बल आघूर्ण। तो यहाँ पर हम देखते हैं किसी बल द्वारा किसी वस्तु को किसी अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति जो होती है उसे हम बल आघूर्ण कहते हैं। और यदि हम बात करें कोणीय वेग की तो कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को हम कोणीय त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट है, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो होती स्टेपीज। यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेजेस में कितनी छोटी होती है एकदम। और यदि हम जो कान पर पाई जाती है, लेकिन यदि हम सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो फीमर है जो हमारे जांघ या थाई पर पाई जाती है। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत दिया था फ्रेंड्स वो आइजैक न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण पदार्थ द्वारा एक दूसरे की ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति होती है। सर आइजैक न्यूटन ने गति के 3 नियमों व गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युतीय होगा? तो 4 ऑप्शन है, जो सबसे अधिक विद्युतीय होगा वो है 2, 8, 7 यानी कि इसका सही आंसर है थर्ड। यहाँ पर हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। एक चालक में विद्युत का चालन इलेक्ट्रॉन तथा आयनों के मूवमेंट के कारण होता है, आयनों की गति के कारण होता है। धातुओं में विद्युत का जो चालन होता है वो इलेक्ट्रॉन की गति के द्वारा तथा इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत चालन आयनों की गति के कारण होता है। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी के किस समूह में अधिकतम तत्व है? तो आवर्त सारणी के जो समूह है उसमें सबसे अधिक तत्व पाए जाते हैं तीसरे समूह पे। यहाँ पर आप देखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी में 18 खड़े स्तंभ होते हैं जिन्हें हम समूह कहते हैं तथा 7 36 पंक्तियां होती हैं जिन्हें हम आवर्त कहते हैं। किसी भी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो सबसे अधिक आवर्त सारणी की बात हो रही है फ्रेंड्स, तो सबसे अधिक तत्व तीसरे पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है? तो जो गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है वो हमेशा पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है। गुरुत्व बल द्वारा किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं और इसको हम जी से प्रदर्शित करते हैं। गुरुत्वाकर्षण त्वरण की जो मान होती है वो 9.58 मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व एक मूल ऑक्साइड देता है? 4 ऑप्शन है यहाँ पर, तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक मूल ऑक्साइड देता है? सही आंसर है फ्रेंड्स कैल्शियम। यदि हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम एक रासायनिक तत्व है। ये आवर्त सारणी के द्वितीय मुख्य समूह का धातु तत्व है। यह क्षारीय मृदा धातु है और यह भूमि में उपस्थित तत्वों की मात्रा के अनुसार इसका 5वां स्थान है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक गैर धातु है और तरल भी है? तो 4 ऑप्शन है, जो गैर धातु और तरल भी है फ्रेंड्स वो है ब्रोमीन। यदि हम ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन आवर्त सारणी के सप्तम मुख्य समूह का तत्व है और समान ताप पर केवल यही अधातु द्रव अवस्था में रहती है। इसके 2 स्थिर समस्थानिक प्राप्त हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या 79 और 81 है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से हवा में जल सकता है? तो हवा में आसानी से जलने वाला तत्व है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हल्का तत्व होने पर भी काफ़ी मजबूत होता है। इस कारण से ही इसे मिश्र धातुओं और अंतरिक्ष उद्योग के लिए उपयोगी माना जाता है। मैग्नीशियम हरी पत्तेदार सब्जियों या पेड़ पौधों की पत्तियों में भी पाया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन से समूह एक ही परिवार के सदस्य हैं? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। इसमें से देखिए आपको पहचानना है कि कौन से तत्व हैं जो एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स सेकंड, यानी कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम एक ही परिवार के, एक ही समूह, एक ही परिवार के सदस्य हैं। यदि हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो आवर्त सारणी के प्रथम मुख्य समूह के तत्व हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। वे सभी धातुई जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में सोना घुलनशील है? यानी कि जो गोल्ड होता है वो किस में घुलनशील होता है? इसका सही आंसर है अम्लराज, यानी कि एसिड पर। शांत नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ताजा मिश्रण ही अम्लराज है। इसे अम्लराज या एक्कारेजिया नामक इसलिए दिया गया है क्योंकि यह स्वर्ण और प्लेटिनम आदि बहुत कठोर धातुओं को भी गला देता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स सल्फर। सल्फर एक इम्पॉर्टेंट है जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है। गंधक हल्के पीले रंग का एक स्वाद रहित व गंध रहित ठोस पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आयनिक नहीं है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक आयनिक नहीं है? तो 4 ऑप्शन है। इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है सोडियम क्लोराइड। यदि हम बात करें, जब एक धातु एक अधातु के साथ प्रतिक्रिया करती है तो वे आयनिक बॉन्ड बनाते हैं तथा बनने वाला यौगिक आयनिक यौगिक कहलाता है। नेक्स्ट है, किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित कण का वेग निम्न में से क्या होगा? तो किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित कण का जो वेग होगा वो अधिकतम होगा। यहाँ पर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट है, लंबी कूद के दौरान एक एथलीट पहले से दौड़ता है, ऐसा करने का कारण निम्न में से क्या है? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स उसका संवेग बढ़ाता है। यानी कि लंबी कूद के दौरान जब एक व्यक्ति पहले से दौड़ता है तो उसका एक कारण होता है कि वो संवेग बढ़ जाता है। यहाँ पर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता हो उसे हम जड़त्व कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान का वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। संवेग एक अदिश राशि है। नेक्स्ट है, हम लोग सूर्य को वास्तविक सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद देख सकते हैं। इसका कारण निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका कारण है अपवर्तन। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचने पर तरंग की गति की दिशा हमेशा परिवर्तित हो जाती है, जिसे हम अपवर्तन या प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो जब प्रकाश की जो तरंगे होती एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचती हैं तो वो उनकी दिशा जो होती है परिवर्तित हो जाती है। इसीलिए सूर्य हमें सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी दिखाई देता है। नेक्स्ट है, प्रकाश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन गलत है? तो प्रकाश के लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। जो गलत ऑप्शन है वो है वह निर्वात में से नहीं गुजर सकता। अंतरिक्ष जैसी शून्यता में प्रकाश की एकदम सही गति जो होती है वो 299,729.458 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। सूर्य से पृथ्वी की औसतन दूरी जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 14,96,000,000 किलोमीटर है, या बोले 92,96,000,999 मील है, या बोले सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। तो आपको यहाँ पर 4 से 5 फैक्ट भी देखने को मिलेंगे। तो आपको याद रखना है जो प्रकाश के लिए कथन गलत है वो क्या है कि जो वह निर्वात में से नहीं गुजर सकता। प्रकाश जो होता है वो निर्वात से गुजर सकता है। लेकिन आप और भी पॉइंट देखें, जैसे
ध्वनि की जो गति होती है वो तीव्रता से चलती है और निर्वात से नहीं। यहाँ पर आपको याद रखना, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण क्या होगा। यानी कि एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से जो भी किरण गुजर रही है उसके लिए आपतित कोण का मान कितना होगा, वो 0 डिग्री होगा। अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि में ऑब्जेक्ट जो होता है मूल आकार से भी बड़ा दिखता है। गोली दर्पण को जिस खोखले गोले से काटा हुआ भाग माना जाता है उस खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे C से दर्शाया जाता है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि कोई भी किरण यदि अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है तो आपतित कोण का मान 0 डिग्री होगा। नेक्स्ट है, पानी और कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है। कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक क्या होगा। तो जो पानी का अपवर्तनांक होगा वो होगा 8/9। या आप यहाँ पे याद रखिए, कांच में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल की अपेक्षा 1.5 गुना कम होती है। नेक्स्ट है, वेग के समय ग्राफ पर रेखा का ढलान क्या होगा। तो इसका सही आंसर है त्वरण। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है फ्रेंड्स मीटर प्रति सेकंड्स होता है और यह एक सदिश राशि है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, वेग समय ग्राफ पर जो रेखा का ढलान कहलाता है वो त्वरण कहलाता है, क्योंकि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की ही दर को हम त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट है, एक उत्तल दर्पण के सामने रखी हुई सीधी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव कैसा होगा। तो उत्तल दर्पण पर यदि कोई वस्तु सामने रखी है तो सीधी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव जो होगा काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा होगा। यहाँ पर देखते हैं हम, उत्तल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की तरफ उभरा रहता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। नेक्स्ट है, ग्रहों की गति के नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। तो ग्रहों की जो गति के नियम है वो केपलर के द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। ग्रहों की गति संबंधित 3 नियम केपलर द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। केपलर ने स्पष्ट किया था कि प्रत्येक ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है। तो निम्नलिखित में जो ऋणात्मक आवेश होता है वो बीटा कण में होता है। यदि हम अल्फा किरण अल्फा कणों से मिलकर बनती है, अल्फा किरण जो होती है अल्फा कणों से मिलकर बनती है जो धन आवेशित हीलियम नाभिक होती हैं। यदि हम बीटा किरण की बात करें तो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन एवं गामा किरण अनावेशित होती हैं। गामा विद्युत किरण विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप निम्न में से कौन सा है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक जो रूप है निम्न में से है कैल्शियम सल्फेट। अर्ध जलयोजित कैल्शियम सल्फेट को सामान्यतः प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। यह एक सफ़ेद चूर्ण होता है। इसका उपयोग जो हम करते हैं सल क्रिया में पत्तियों के रूप में होता है। इससे मूर्तियों के साँचे और घर बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है। तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है। चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है जिसमें अधिकांश मात्रा कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। चूना पत्थर में सिलिका, एल्यूमिना और लोहा आदि अपद्रव्य अंतर मिश्रित रहते हैं। नेक्स्ट है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। सोने की शुद्धता डिग्री और कैरेट में नापी जाती है। विशुद्ध सोना 1000 डिग्री तथा 24 कैरेट का होता है। साधारणतः आभूषण बनाने के लिए हम 10 से 22 कैरेट तक के सोना का उपयोग करते हैं क्योंकि ये अच्छा माना जाता है। 24 कैरेट का सोने टूटने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पर। जो जल के साथ क्रिया नहीं करता वो लेड नहीं करता है। धातुएं जैसे लेड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर, गोल्ड एवं प्लेटिनम जल या वाष्प से बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करते हैं। यही कारण है कि अधिकांश आभूषण गोल्ड के बनाए जाते हैं।
नेक्स्ट है, निम्न में से किससे लोहा प्राप्त किया जा सकता है? तो लोहा जो प्राप्त किया जाता है वो हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। ये लोहे का एक प्रकार है, एक तरह से हेमेटाइट लोहे से प्राप्त होता है, जबकि मोनाजाइट जो होता है वो रेत से थोरियम प्राप्त होता है। यदि हम बात करें पिच ब्लेंड, तो पिच ब्लेंड यूरेनियम से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, आप यहाँ पर देखेंगे कि कल के वीडियो पे पार्ट 5 पे मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। तो वहाँ पे काफ़ी लोगों ने कमेंट किया, तो आप अपने अपने आंसर ज़रूर रीचेक करिएगा कि आपने सही कमेंट किया है कि नहीं। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऊर्जा का, और आपको कमेंट करके अगले पार्ट में हमें बताना है कि हमने सही आंसर दिया था। और आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए, रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? संवेग का संरक्षण, वेग का संरक्षण, गति का संरक्षण या अभिकेंद्र? तो 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पर। इसका जो आंसर है आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है, और इसका जो आंसर है वो आपको पार्ट 7 पे मिलेगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो, आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस वीडियो की जो PDF है आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।